हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें देखनी है एक्सरसाइज 6.3, लेकिन उस पर चलने से पहले हम उसमें यूज़ होने वाली कुछ प्रमेय को देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और लेते हैं प्रमेय संख्या 6.3। यहाँ पर हमें प्रमेय 6.3 का जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है। देखिए, यहाँ पर हमें बोला गया है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है अथवा समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें जो स्टेटमेंट में दिया गया है। यहाँ पर लिख लेते हैं दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें दिया गया है कि संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण किसे कहते हैं? देखिए, संगत कोण बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक कोण बी है, तो अगर मैं इसके संगत कोण की बात करूँ तो इसका संगत कोण ई होगा। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का संगत कोण डी होगा। और अगर मैं सी की बात करूँ तो कोण सी का संगत कोण एफ होगा। ओके, और यहाँ पर संगत कोण जो है वे इक्वल दिए गए हैं, इसलिए मैंने उनको लिख लिया है जो हमें दिया गया है। देखिए क्या लिख गए, कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। ये हमने क्रम से इक्वेशन 1, 2 और 3 मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी और डी ई का अनुपात ए सी और डी एफ के अनुपात के और बी सी और ई एफ के अनुपात के बराबर है। यहाँ पर दिया गया है ना कि अगर संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। संगत भुजाएं क्या होती है? मैं संगत भुजाएं बताता हूँ। देखिए, संगत भुजाएं क्या होती है? अगर हमारे पास ये ए बी है, ए बी कोई भुजा है, तो इसकी जो संगत भुजा होगी वो कौन सी होगी? डी ई होगी, यानी इनका अनुपात। और फिर बी सी है, बी सी का जो संगत भुजा होगी वो कौन सी होगी? ई एफ होगी, इनका अनुपात। और जी ए सी और डी एफ ये आपस में संगत भुजाएं होगी। तो इन तीनों का जो अनुपात है संगत भुजाओं का, वो कैसा होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए या समान अनुपात में होना चाहिए। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, प्रूफ पे चलने से पहले हमें यहाँ पर एक रचना करनी होगी। वो रचना क्या करते हैं? यहाँ पर हम रचना करते हैं कैसे? यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि रचना में, देखिए रचना में क्या करते हैं। यहाँ पर रचना में मैंने लिखा है कि त्रिभुज डी ई एफ में, जो हमें ये त्रिभुज दिया गया है बड़े वाला, इसमें डी ई, इसकी भुजा डी ई तथा डी एफ पर बिंदु पी और क्यू इस प्रकार लेते हैं कि जो डी पी है, यानी जो डी पी वाली रेखा है, यानी मैं आपको यानी हमारी जो ये डी पी रेखा है ये इतनी, ओके, ये बराबर है किसके? ए बी के। इस प्रकार हमने बिंदु पी लिया, पी और क्यू लेते हैं। और जो डी क्यू है वो बराबर होगी किसके? वो बराबर होगी किसके? ए सी के। ओके, तो ये हम रचना कर लेते हैं और रचना में लिख देते हैं। और जो हमने लिखा है इनको इक्वेशन 4th एंड 2nd मान लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख रहे हैं इसका प्रूफ। अब हम क्या करते हैं, हम इसके प्रूफ के लिए त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू में लेते हैं। इन त्रिभुजों को मैं क्या करता हूँ, इनको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, आपको देखना है त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू में, इनको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए, आपको जो हाईलाइट त्रिभुज दिख रहे हैं उन्हीं में आपको देखना है। अगर मैं बात करूं त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू में, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी आपस में, क्योंकि हमने रचना इसी प्रकार की थी कि जो ए बी और डी पी है क्या है? बराबर है। नेक्स्ट, अब अगर आप देखो तो इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ये हमें क्या है? ये हमें दिया गया है ना, ये पहला पॉइंट। ओके, और जो तीसरी भुजा है यानी ए सी, ये बराबर होगी किसके? इस डी क्यू के। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये त्रिभुज है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, कि त्रिभुज ए बी सी जो है और त्रिभुज डी पी क्यू ये आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये सर्वांग किस प्रॉपर्टी से होगे? ये होगी एस ए एस से। ओके, यानी सर्वांग समता का एक नियम है भुजा कोण भुजा, उससे जो ये दोनों त्रिभुज है कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ओके, और सर्वांगसम, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है
तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि जो इसके बाकी जो शेष कोण बचे वे भी कैसे होंगे, वे भी बराबर होंगे, भुजा भी बराबर होगी। ओके, यानी जो एक कोण है जो बच गया बी, ये कोण पी के बराबर होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः कोण बी बराबर होगा किसके, कोण पी के। ये हमारी इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं 5 हो गई थी, इक्वेशन 6। ओके, नेक्स्ट जो ये वाला कोण बचा सी, ये बराबर होगा किसके, कोण क्यू के। तो यहाँ इसको लिख दे कोण सी बराबर कोण क्यू, कोण क्यू के। ये कोण बी है, कोण बी बराबर है किसके, कोण पी के। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अब आप इक्वेशन सेकंड को देखिए। यहाँ पर हमारा इक्वेशन जो फोर्थ है, फोर्थ में हमारा जो बी है, कोण बी, वो बराबर किसके है, कोण पी के। और अगर आप इक्वेशन सेकंड को देखोगे, यहाँ पर ये कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के। ये हमें दिया गया है। क्या इसको चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, लेकिन कोण बी बराबर है कोण ई के, और जो कोण सी बराबर है किसके, कोण एफ के। ये क्या चीज है, ये हमें दिया गया है, इसको लिख देंगे गिवन। ओके, दिया गया है। या फिर इसको इक्वेशन क्या मान सकते हैं, देखिए ये इक्वेशन है हमारी कौन सी, इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन कौन सी है, थर्ड। ओके, इसको मैं ये दोनों इक्वेशन है। ओके, या अब क्या लिख सकते हैं, अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा जिससे कि आसान तरीके से आपको समझ। अब देखिए यहाँ पर हमारा कोण बी बराबर है कोण पी के, और यहाँ पर कोण बी बराबर है कोण ई के। तो इन दोनों इक्वेशन से, यानी इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 6 और 7, और जी ये कौन सी है, दूसरी और तीसरी से। यहाँ से हम लिख सकते हैं, देख तो कोण बी बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण ई के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण पी बराबर होगा किसके, कोण ई के। यहाँ पर हम कोण पी को बराबर लिख सकते हैं कोण ई के। ओके, ये इक्वेशन मान लेते हैं 7 हो गई थी, इसको मान लेते हैं 8। नेक्स्ट, अब देखिए इसी प्रकार जो कोण सी बराबर होगा किसके, अगर कोण सी बराबर है क्यू के और कोण सी बराबर है कोण एफ के, तो यहाँ पर कोण क्यू बराबर होगा किसके, कोण एफ के। ओके, यहाँ तक समझ में आया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। अब देखिए ये जो हमारे 2 पॉइंट है, कोण पी बराबर है कोण ई के और कोण क्यू बराबर है कोण एफ के। अब इसको आकृति में देखिए, अगर आकृति में देखोगे तो कोण पी कहाँ है, कोण पी है हमारा ये बराबर है किसके, कोण ई के, है ना। और जो कोण क्यू बराबर है किसके, कोण एफ के। और आपने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी, वो क्या थी, वो ये थी कि अगर दो ये ऐसे रेखा काटती है, अगर ये दोनों कोण समान है, दोनों कोण बराबर है, तो जो 2 रेखाएं हमारी ये वाली, ये आपस में क्या होगी, समांतर होगी, है ना। अगर संगत कोण बराबर है तो जो रेखाएं हैं वे कैसे होगी, समांतर होगी। ओके, अतः हम लिख सकते हैं कि अगर कोण P बराबर है कोण ई के और कोण Q बराबर है कोण F के, तो हम जो PQ रेखा है उसको समांतर लिख सकते हैं किसके, EF के। आकृति में देख लीजिए। ओके, ये हमारी ये आ जाएगी। तो ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 10। ओके, अब देखिए आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, बीपीटी थ्योरम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, बीपीटी प्रमेय से, या लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, कुछ भी लिख सकते हो आप। बताइए थेल्स थ्योरम में मैंने क्या बताया था। आप आकृति को देखिए, आकृति में देखिए हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो ये वाली रेखा है पी क्यू वो समांतर है किसके, ए एफ के। अगर ये दोनों समांतर है तो जो थेल्स थ्योरम थी वो क्या कहती है, वो तो कहते हैं कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो जो डी पी और पी ई है इनका अनुपात बराबर होगा किसके, डी क्यू और क्यू एफ के अनुपात के। तो इसको लिख लेते हैं। अब इसको लिख लेते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे यदि पी क्यू समांतर है किसके, ई एफ के, ठीक है, तो किसका अनुपात, डी पी का अनुपात किससे, पी ई से, ओके, बराबर होगा किसके, डी क्यू और क्यू एफ के अनुपात के। ओके, इतनी चीज समझ में। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर
कितनी हो गई थी 10, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 11। ओके, इसके बाद अब आप देखिए जो हमें सिद्ध करना था उसमें देखिए आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो बटे में है वो है हमारा डी ई, और यहाँ पर बटे में क्या है पी ई, यानी इस पी ई को और ऊपर क्या है ए बी को। तो अब हमें इस फॉर्म में लाना है ए बी और डी ई की फॉर्म में। तो चलिए कैसे लाते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए जो हमारा डी वाला वो है टर्म यानी डी ई वो है नीचे, और यहाँ पर डी वाला टर्म क्या है ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो डी वाला टर्म है उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो चलिए कैसे लाते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम करने पर इसका मतलब उल्टा करने पर जो पीई है वो ऊपर चला जाएगा, जो डीपी है वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा, जब पहले लिख लेते हैं क्या कि व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा पीई है वो ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा पीई, और जो डीपी है वो नीचे आ जाएगा डीपी, बराबर हो जाएगा किसके, क्यू एफ ऊपर चला जाएगा क्यू एफ, और डी वाला टर्म नीचे आ जाएगा यानी डी क्यू। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको दोनों साइड में एक जोड़ देना है। ओके, क्योंकि हमें डीपी को ई के पदों में लाना है ना। नीचे हमारा डी तो है लेकिन ई नहीं है। अगर ई कैसे आएगा, अगर हम ऊपर वाला नीचे ले आए या नीचे वाला ऊपर ले आए तो पी ई हो जाएगा। देख कैसे लाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं एक जोड़ दूँ, दोनों तरफ एक जोड़ दूँ, इधर भी हमने एक ऐड कर दिया और इधर भी एक ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। देखिए इसके नीचे एक, इसके नीचे एक। अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इस तरफ जो लेफ्ट साइड है उसमें जो एलसीएम आएगा वो आएगा डीपी, और जो राइट साइड है उसमें एलसीएम आएगा डी क्यू। जब एक से डीपी को भाग करेंगे तो डीपी आएगा, और डीपी की जब एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये डीपी ही आएगा, प्लस ये पीई ऐसा का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि डीपी से जब डीपी को भाग करेंगे तो डीपी कट जाएगा एक बार, एक की गुणा कहीं करेंगे पी में तो पी ही आएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखिए डी क्यू से जब डी क्यू को भाग करेंगे एक आएगा, एक की गुणा क्यू एफ में करेंगे तो क्यू एफ ही आएगा। नेक्स्ट प्लस एक से जब डी क्यू को भाग करेंगे तो डी क्यू आएगा, और डी क्यू की गुणा जब डी क्यू में करेंगे तो क्या आएगा, डी क्यू ही आएगा। नेक्स्ट अब देखिए अब आपको क्या करना है। अब आप आकृति में देखिए, अगर आप आकृति में देखोगे जो हमारी डीपी और पी है वो मिलकर क्या बन रही है, डीई बन रही है, यानी डीपी प्लस पीई को हम क्या लिख सकते हैं, डीपी प्लस पीई को हम लिख सकते हैं डीई, और बटे में ये डीपी ऐसा का ऐसे रहेगा बराबर। ओके, नेक्स्ट जो हमारी अब आकृति में देखिए जो डी क्यू और क्यू एफ है, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा मिलकर क्या बननी है, डी एफ। तो हम इसको लिख देंगे क्या, डी एफ, और अपॉन में डी क्यू ऐसे रहेगा। अगर आप अब देखो कहीं में जो हमें सिद्ध करना था उसमें आइए, अब जो हमें सिद्ध करना था यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पर देखिए, अब डी ई आ गया, डी हाँ डी ई आ गया हमारा, और डी एफ भी आ गया, डी एफ भी आ गया। अब क्या करना है, अब हमको इसको उल्टा करना है, क्योंकि डी क्या है, अब क्या डी हमारा नीचे है तो इसको फिर से उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से लिख देंगे हम क्या, व्युत्क्रम करने पर, फिर से व्युत्क्रम कर देंगे इसका, व्युत्क्रम करने पर। देखिए जब दोबारा व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, ये फिर हमारा जो डीपी है वो ऊपर चला जाएगा, और जो डीई है वो नीचे आ जाएगा बराबर, जो डी क्यू है वो ऊपर चला जाएगा, और जो डी एफ है वो नीचे आ जाएगा। अब देखो अगर आप जो हमें सिद्ध करना है उसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखो, यानी पहले में डी ई नीचे है दूसरे में डी एफ, तो हमारे दोनों आ गए डी ई और डी एफ नीचे। लेकिन अब ऊपर क्या करना है, अब हमें ऊपर चेंज करना है, क्योंकि ऊपर क्या हमारा ए बी और डी क्यू के स्थान पर क्या है ए सी। तो उसको कैसे करेंगे आप देखिए, अब आप इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन सेकंड फिफ्थ को देखिए। इक्वेशन फोर्थ हमारी ये रही और इक्वेशन फिफ्थ हमारी ये रही। इसमें देखिए जो हमारा डीपी है वो बराबर है ए बी के, और जो डी क्यू है वो बराबर है किसके, ए सी के। तो हम डीपी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं और डी क्यू के स्थान पर ए सी लिख सकते हैं ना। तो चलिए इसको लिख देते हैं। देखिए डीपी के स्थान पर क्या लिखना है, डीपी के स्थान पर हमारा लिखना है ए बी। तो लिखिए डीपी बराबर ए बी अपॉन डी ई। नेक्स्ट डी क्यू के स्थान पर क्या लिखना है, डी क्यू के स्थान पर फिफ्थ इक्वेशन से हमें लिखना है ए सी, तो ए सी लिख देंगे, और बट्टे में डी एफ ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ओके, ये कैसे आया, यहाँ पर कोष्टक से लिख देंगे रचना से।
रचना से, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि इक्वेशन 4th और इक्वेशन 5th से। आप कैसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो मैं इसको थोड़ा एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये हमारा पहला पॉइंट था जो हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट, अगर हम इसी प्रकार से, अब आप देखिए, अगर हम बिल्कुल सेम तरीके से अगर हम रचना में बदलाव करते हैं, आकृति में देखिए आप, आकृति में जैसे हमने ये रचना की थी पी क्यू, इस बार अगर हम ये ना करके अगर हम क्या करें, रचना को इस प्रकार पी क्यू को बिंदु को इस प्रकार मान ले, यानी पी और क्यू को हम बिंदु इस प्रकार मान ले कि जो हमारा पी बिंदु है वो डी ई पर ही रहे और जो क्यू बिंदु है वो किस पर आ जाए, ई एफ पर। ओके, तो और इस त्रिभुज को ऐसा माने कि जो ई पी है वो बराबर है ए बी के और जो ई एफ है वो बराबर है किसके, बी सी के। अगर हम इस प्रकार इसको माने तो हमारा दूसरा जो टर्म है, यानी आप जो हमें सिद्ध करना है उसमें देखिए, जो हमारा जो दूसरा टर्म है यानी तीसरा, ये बी सी और ई एफ, इसको भी हम इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, यानी रचना में बदलाव करके। तो इसको पूरा न करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, इसी प्रकार, क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं। बताइए क्या सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो ए बी है और अपॉन डी ई है वो बराबर होगी किसके, तीसरे वाले पद के, इस वाले पद के, यानी बी सी अपॉन ई एफ के। ओके, इसी प्रकार हम ये भी चीज सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको हम फिर से एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ओके, तो अब क्या करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ए बी, अतः लिख सकते हो या फिर इस प्रकार लिख सकते हो, ए बी अपॉन डी ई। अब आप देखिए जो हमारा ये क्या है, ए बी बराबर है डी ई के। ओके, इसको लिख देंगे, ये बराबर है किसके, ए सी अपॉन डी एफ के। लेकिन ए बी डी अपॉन डी ई बराबर है किसके, बी सी अपॉन ई एफ के भी, तो ये इसके भी बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ के। ठीक है, और अगर आप गौर कर रहे हो तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, यही हमें सिद्ध करनी थी, यानी इनका अनुपात, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, यानी इनका अनुपात क्या हो, बराबर। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। बस ये थ्योरम्स इतनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ पूरी की पूरी जो मैंने समझाया है समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम परिमेय संख्या 6.4 करेंगे जो कि इसका अपोजिट है। ओके, धन्यवाद।